द नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है इस यूनिट के अंदर दैट इज़ फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो फूड साइंस में हमने सबसे पहले फूड साइंस की डेफिनेशन अगर देखेंगे तो फूड साइंस क्या होता है। फूड साइंस इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल, बायोकेमिकल एंड केमिकल मेकअप ऑफ फूड, यानी फूड किन चीज़ों का बना है, यानी बायोलॉजिकली या केमिकली या फिजिकली फूड किन चीज़ों का बना है, उसका मेकअप क्या है उसको पढ़ना। फूड डेटीरिएशन यानी फूड जो ख़राब होता है, स्पॉइल होता है, उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, एंड फूड प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट्स उनको पढ़ना। ये सारा आता है फूड साइंस में। ठीक है, तो फूड साइंस में कंपोजिशन ऑफ फूड, फूड स्पॉइलेज या फूड डेटीरिएशन और फूड प्रोसेसिंग, इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम फूड्स की बात करेंगे तो फूड में सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ फूड की बात करेंगे बेस्ड ऑन पेरिशेबिलिटी, पेरिश होना यानी ख़राब होना। पेरिशेबिलिटी फूड्स में तीन कैटेगरीज होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स में तीन टाइप के फूड्स होते हैं, पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल फूड्स एज द नेम सजेस्ट ऐसे फूड्स होते हैं जो जल्दी पेरिश हो जाते हैं, जिनकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है। जो शेल्फ लाइफ मतलब ये कितने टाइम तक आप शेल्फ पर रख सकते हो, ये लिटरल मीनिंग में शेल्फ पे रखना नहीं होता, इसका मतलब होता है कितने टाइम तक ये रहता है, ठीक रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे दूध की शेल्फ लाइफ, आप देखते हो पैकेज दूध जो आप लाते हो वो 2-3 दिन में, फॉर एग्जांपल कर्ड ख़राब हो जाता है, 10 दिन में ख़राब होता है। लेकिन बिस्किट फॉर एग्जांपल 6 महीने तक भी पैकेज रहेगा, तो उसकी शेल्फ लाइफ कम है, उसकी ज़्यादा है। पेरिशेबल फूड्स ऐसे फूड्स होते हैं जिनकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है और उनको रेफ्रिजरेशन या फ्रीजिंग की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके वो स्पॉइलेज से बचते हैं। यूजुअली पेरिशेबल फूड्स में हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है और हाई मॉइस्चर कंटेंट की वजह से ही वो पेरिशेबल होते हैं, क्योंकि जिनमें ज़्यादा मॉइस्चर होगा उनमें ज़्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, यानी उनके अंदर ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं और उसको ख़राब कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो पेरिशेबल फूड की है वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। फ्रेश फ्रूट्स कुछ दिन में ख़राब हो जाएंगे, वेजिटेबल्स कुछ दिन में ख़राब हो जाते हैं और इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है और इनको स्टोर करने के लिए हमें फ्रीज़र या रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती है। डेयरी प्रोडक्ट्स ये भी पेरिशेबल आइटम हैं। मीट, पोल्ट्री और सी फूड, मीट भी, पोल्ट्री और सी फूड ये भी पेरिशेबल आइटम है। बेक्ड गुड्स विद गुड मॉइस्चर, ऐसे गुड्स, ऐसे बेक्ड चीज़ें जो कि जिनमें मॉइस्चर होता है, लाइक पेस्ट्रीज वगैरह जो होती है ना, उनमें भी वो भी पेरिशेबल होते हैं। और कुक्ड फूड्स जो होते हैं, लेफ्ट ओवर्स वगैरह या कुक्ड ग्रेन्स या जो पकाई हुई चीज़ें होती हैं वो भी पेरिशेबल होती हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाती है और उनको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और पेरिशेबल गुड्स को हमें यूजुअली रेफ्रिजरेटर्स या फ्रीजर्स में रखने की ज़रूरत पड़ती है अगर उनको हमें स्पॉइलेज से बचाना होता है। सिंपल बात है। नेक्स्ट इज सेमी पेरिशेबल। सेमी पेरिशेबल ऐसे होते हैं जिनकी मॉडरेट शेल्फ लाइफ होती है, यानी वो पेरिशेबल आइटम से थोड़ा ज़्यादा टाइम तक शेल्फ लाइफ होती है उनकी, और वो कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक रह सकते हैं अगर हम उनको प्रॉपर स्टोरेज में रखेंगे। इनमें एग्जांपल्स हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, लाइक एप्पल्स हैं, अनियंस हैं या पोटैटोज़ हैं, ये कुछ वीक्स तक रह सकते हैं। एग्स भी कुछ वीक्स तक ठीक ही रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। बटर भी कुछ टाइम तक नहीं होता है ख़राब। ब्रेड्स जो कि बेक्ड गुड्स जिनमें मॉइस्चर नहीं होता है और विदाउट प्रिजर्वेटिव्स वाले जो होते हैं ब्रेड, वो रहती हैं कुछ टाइम तक। जैसे अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल कश्मीरी में एक होता है कुलचा, तो कुलची छो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स आसान ताकि वो आप ही आएगा सेमी पेरिशेबल में, क्योंकि वो बहुत महीने तक नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। अब वो तो नॉन पेरिशेबल में भी आ सकता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे ब्रेड जो होती है जो आप लाते हो ना दुकान से, तो वो ब्रेड जो होती है वो वाइट ब्रेड जो होती है या ब्राउन ब्रेड, तो वो ब्रेड जो होती है वो पेरिशेबल होती है, वो कुछ दिन में ख़राब हो जाएगी या वो सेमी पेरिशेबल में आएगी। ठीक है, प्रोसेस फूड जो होते हैं वो भी इसमें आएंगे। इनको आप अगर कूल और ड्राई प्लेसेस पे रखोगे तो इनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। नॉन पेरिशेबल ऐसे होते हैं जिनकी बहुत लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है और जिनको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कैन गुड्स होते हैं, कैन गुड्स होते हैं जैसे अब यहाँ पे बीन्स लिखा हुआ है, सूप्स लिखा हुआ है, जो कैन में आते हैं ना, या जो वेजिटेबल्स कैन्स में आते हैं। यहाँ आप देखोगे कैन वेजिटेबल्स कैसे होते हैं, यहाँ नहीं होते, बाहर होते हैं कैन वेजिटेबल्स। जैसे दालें जो होती हैं, लेग्यूम्स या ग्रेन्स, ड्राई ग्रेन्स लाइक चावल वगैरह जो ड्राई होते हैं, या ड्राइड फ्रूट्स या नट्स जो होते हैं,
या इसके अलावा बाकी जो शेल्फ स्टेबल स्नैक्स होते हैं लाइक चिप्स वगैरह, या फ्लावर, शुगर, बेकिंग पाउडर जैसी जो बेकिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये नॉन पेरिशेबल होते हैं, बिकॉज आप दालें ऐसे ही रखोगे कहीं किसी कंटेनर में, 1 साल बाद वैसी की वैसी होगी, ठीक है। टिपिकली अगर आप इनको लाइक रूम टेम्परेचर पे स्टोर करोगे दे विल रिमेन एज इट इज़, दे वोंट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो 3 कैटेगरीज मैंने समझा दी हैं। इसके बाद फूड की कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो फूड कंपोजिशन में हमने देखा था फूड्स में मेनली हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड हम यूजुअली फैट्स को भी कहते हैं, ठीक है। लिपिड्स और फैट्स यूजुअली क्या होता है, फैट जो होता है ना, फैट्स आर ए पार्ट ऑफ लिपिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बहुत सारे और भी कंपाउंड्स आते हैं, और इट्स लिपिड का एक टाइप मान सकते हो फैट, ठीक है। तो लिपिड का मतलब यहाँ फैट ही है। जो हमने देखा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, और इसके अलावा जो माइक्रो है मिनरल्स और विटामिन्स, और इसके अलावा वाटर, यही सब होते हैं आपके किस में, फूड में। अब कार्बोहाइड्रेट्स ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये यूजुअली जो होते हैं हमने पढ़ा था, ये हमें 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सिंपल शुगर्स होते हैं इनमें, एंड इसके अलावा मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। मुझे नहीं लगता इसमें यहाँ पे और पढ़ने की जरूरत, मैंने यहाँ पे लिखा है तो यू कैन सी। इसके बाद प्रोटीन्स मैंने डिटेल में पढ़ाया था। प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स होते हैं, यूजुअली 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी देते हैं। लिपिड्स यानी फैट्स हमें 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम वाली एनर्जी देते हैं। वाइटामिन्स में हमने देखा था वी हैव द फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल F, विटामिन A, D, E और K है, और विटामिन B और C जो है वो आपके वाटर सॉल्युबल में आते हैं। अब ये मैंने कहाँ पढ़ाए थे, ये इसी यूनिट में मैंने पहले जब जहाँ पे मैंने जो फूड पढ़ाया था वहीं पर, आई गेस सेकंड लेक्चर में मैंने ये सारी चीज़ें कवर की थी, ठीक है, सेकंड पार्ट में जो कराया था। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है फूड साइंस में जो हम पढ़ते हैं वो फूड डेटेरिएशन, यानी फूड का ख़राब होना, फूड स्पॉइलेज। अब फूड डेटेरिएशन या फूड स्पॉइलेज क्या होता है, जब फूड के अंदर ऐसी चेंज आएगी जो अनडिज़ायरेबल होगी, फूड के अंदर ऐसी फिजियोलॉजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज आएगी जो जिससे वो इनएडिबल बनता है। इनएडिबल मतलब जिसको आप नहीं खा सकते, एडिबल मतलब जिसको आप खा सकते हो, इनएडिबल जिसको आप नहीं खा सकते। यानी ऐसी चेंजेस जिससे फूड इनएडिबल बनता है या हजार्डस टू ईट बनता है, यानी खतरनाक बनता है आपके खाने के लिए, उसको हम कहते हैं फूड स्पॉइलेज या फूड डेटेरिएशन। अब डेटेरिएशन में क्या आता है, डेटेरिएशन में लॉस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू भी आता है। अगर फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई है, पूरी निकल गई है उससे न्यूट्रिशन जो भी उसमें थी, तो उसको हम कहेंगे दिस फूड इज डिटेरिएटेड। इसके अलावा अगर इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक चेंजेस आएंगी, लाइक टेस्ट उसका या स्मेल उसकी, उसमें अगर चेंज आई, टेस्ट ख़त्म हो गया, टेस्ट ख़राब हो गया, या स्मेल ख़त्म हो गई, या बैड स्मेल आने लगी, तो वो भी फूड डेटेरिएशन में आएगा। कलर चेंज, अगर फूड के कलर में भी चेंज आएंगे, दैट्स ऑल्सो कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ फूड डेटेरिएशन। अब फूड डेटेरिएशन के कॉजेज़ क्या होते हैं, यूजुअली 3 प्राइमरी कॉजेज़ होते हैं। एक होता है माइक्रोबियल स्पॉइलेज, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से जो फूड डेटेरिएट होता है। अगर फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी ग्रोथ होती हैं, लाइक यीस्ट्स या मोल्ड्स या बैक्टीरिया जो होते हैं, वो उस फूड को मेटाबोलाइज, फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मेटाबोलाइज करते हैं, जिससे उसमें खराबी आती है, जिससे वो ख़राब हो जाता है। उससे लाइक वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक आपने किस टेम्परेचर पे उस फूड को रखा है, या बाकी चीज़ें हैं जिनसे उन माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ लाइक बढ़ सकती है। माइक्रोबियल स्पॉइलेज आई गेस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस। फूड केमिकल रिएक्शंस की वजह से भी ख़राब हो सकता है। कभी कभी फूड के अंदर के एंजाइम्स जो होते हैं या फूड के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, जिससे फूड डेटीरिएट हो सकता है, उसका कलर चेंज होगा या टेक्सचर, या उसके अंदर डिफरेंट लाइक स्मेल प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। लाइक अगर जो लिपिड्स होते हैं, जो फैट्स होते हैं फूड के अंदर, अगर उसकी ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब अगर वो केमिकल रिएक्शन अंदर हो गई उन फैट्स की, तो उससे रेंसिडिटी होती है, वो फूड जो है ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल मैकेनिज्म से भी हो सकता है, लाइक अगर फूड से मॉइस्चर लॉस हो गया, या अंदर फूड से अगर फेज सेपरेशंस हो गई, या सेडिमेंटेशन हो गई फूड के अंदर, तो या स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो गया अंदर, तो उससे भी हो सकता है कि फूड हमारा डेटेरिएट होगा। दीज आर द 3 डिफरेंट मेन कॉजेज ऑफ द फूड डेटेरिएशन। अब फूड डेटेरिएशन के बाद जो चीज़ हमें पढ़नी है दैट इज़ फूड प्रोसेसिंग। हमने देखा था 3 डिफरेंट, हमें फूड डेटेरिएशन पढ़ना है, फूड प्रोसेसिंग पढ़ना है, और फूड कंपोजिशन पढ़ना है।
फूड साइंस के अंदर यही 3 है। फूड कंपोजिशन मैंने डिटेल में कराया था सेकंड यूनिट में, जहाँ मैंने आपको फूड के अंदर के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पढ़ाया था, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फूड डेटोरिएशन में बस इतना याद रखो, मुझे लगता है इससे ज़्यादा, और फिर फूड डेटोरिएशन में बचाने के लिए फूड प्रिजर्वेशन होती है, वो आगे मैं पढ़ाऊँगा। और थर्ड पार्ट है दैट इज़ फूड प्रोसेसिंग। अब फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम एग्रीकल्चरल फूड के जो होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं, या फूड को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या फूड को उस प्रोसेस से गुजारते हैं जिससे उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ती है। इन सारे प्रोसेस को फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी फूड को ऐसे प्रोसेस से गुजारना जिससे वो स्पॉइलेज से बचे, जिससे उसकी मे बी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़े, जिससे मे बी लाइक वो बेहतर बने खाने में, या और भी चीज़ें हैं जो हो सकती है। तो उन सारे प्रोसेस को फूड प्रोसेसिंग में रखते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग जो है ये एक ब्रॉड टर्म है, और फूड प्रोसेसिंग में ये भी आएगा कि जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, तो फॉर एग्जांपल पैडी का प्लांट है। अब उस प्लांट को तो हम नहीं खा सकते ना, उस पैडी के प्लांट से जो निकलता है ना, जो दान निकलती है, उस दान से फिर राइस, पहले राइस निकालना और फिर राइस उसको पकाना, और ताकि वो पका के फिर खाने लायक हो जाए, उस पूरी प्रोसेस को भी ये फूड प्रोसेसिंग की एक प्रोसेस है। ठीक है, तो वो भी फूड प्रोसेसिंग में आएगा। तो फूड प्रोसेसिंग में एक बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत टेक्निक्स आती हैं, लाइक थ्रेशिंग, डीहस्किंग। थ्रेशिंग वही होता है जब किसी जो एडिबल पार्ट होता है उसको इनएडिबल पार्ट से अलग करना। लाइक जो दान का होता है ना प्लांट, उसमें नीचे घास होती है और ऊपर आपका जो होते हैं दाने होते हैं जो दान के होते हैं, तो उनको अलग करना, और उसको हम कहेंगे थ्रेशिंग। उसको यूजली पीट के अलग करते हैं, अगर आपने देखा होगा, जो दानी छमुन कहते हैं साउथ में कहते हैं। उसके बाद डी हस्किंग होता है कि जो दान होता है, दान को जो बाहर का हस्क होता है उसको अंदर वाला जो ग्रेन होता है चावल का, राइस ग्रेन, उससे अलग करना, उसको डी हस्किंग कहते हैं। पॉलिशिंग या ग्राइंडिंग वगैरह भी हमें लाइक आटा पीसने के लिए ग्राइंडिंग करते हैं। तो इन सारी प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस जो आती है ये फूड प्रोसेसिंग में आती हैं। ठीक है, आई गेस ये समझ आ गई होगी। इसके अलावा लाइक क्लीनिंग करते हैं हम, वॉशिंग करते हैं या सॉर्टिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पीलिंग करते हैं, ब्लैंचिंग, कटिंग वगैरह, ये सारी प्रोसेस जो फूड के साथ हम करते हैं ना, ये भी पार्ट है ऑफ द फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का क्या मकसद है? देखो, फूड प्रोसेसिंग एक होता है, फूड प्रिजर्वेशन एक होता है। फूड प्रिजर्वेशन का मकसद होता है फूड को बचाना। फूड प्रिजर्वेशन फूड प्रोसेसिंग का पार्ट आप मान सकते हो। ठीक है, अब फूड प्रोसेसिंग का क्या काम है? पहला तो काम होता है उसका न्यूट्रिटिव क्वालिटी ऑफ द फूड को प्रिजर्व करना। दूसरा होता है शेल्फ लाइफ को बढ़ाना, क्वालिटी को बढ़ाना, अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। यानी फूड अवेलेबिलिटी को बढ़ाना मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल फूड को कैन करेंगे, कैन मतलब उसको कैन में बंद करेंगे, जो आप देखते हो कैन फूड जो आता है, उससे वो अवेलेबल रहता है थ्रू आउट द ईयर। या आप देखते हो फूड प्रोसेसिंग में आप जैसे सुखाते थे ना, अगर आप देखो पहले लाइक जो टमाटर होते थे या बाकी जो सब्जियां होती थी उनको सुखाते थे, फिर विंटर में खाते थे। सो वो भी एक पार्ट है फूड प्रोसेस का, उससे अवेलेबिलिटी बढ़ती थी उससे। ठीक है। इसके अलावा स्टोरेज में आसानी होती है, जब हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं तो उससे स्टोरेज में आसानी होती है, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी आसानी होती है। बिकॉज यूजली हम किसी चीज़ को लाइक अगर मॉइस्चर उससे निकालेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होता है, तो उससे फिर ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग के एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, बिकॉज यू सी लाइक ITIs में पढ़ाते हैं, लाइक वहाँ ये फूड प्रोसेसिंग सिखाते हैं, लाइक अचार बनाना वगैरह ये सब चीज़ें। तो उससे लाइक यू कैन स्टार्ट योर ओन, लाइक घर पे स्टार्ट कर सकते हो छोटा मोटा सा यूनिट, यहाँ पे आप अचार वगैरह बना सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ द मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग। मेथड्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग में आप पढ़ोगे कि किस किस तरह से आप फूड को प्रोसेस कर सकते हो या कौन कौन से तरीके होते हैं। इसमें मल्टीपल हैं। फर्स्ट इज द थर्मल प्रोसेसिंग, सेकंड इज डिहाइड्रेशन, थर्ड इज प्रिजर्वेशन बाय कंसंट्रेशन, फोर्थ इज फर्मेंटेशन, फिफ्थ इज इरेडिएशन। इसके अलावा जो उसके बाद वाला है दैट इज द फ्रीजिंग एंड कूल, फ्रीजिंग भी है या रेफ्रिजरेशन, वो भी इसमें एक पार्ट है। ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग में ये सब चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज थर्मल प्रोसेसिंग। थर्मल प्रोसेसिंग में आपका कुकिंग आता है, ब्लैंचिंग, कैनिंग, पैस्चराइजेशन और कमर्शियल स्टरलाइजेशन। यानी फूड थर्मल प्रोसेसिंग मतलब उसमें हीट यूज़ होती है, उसमें हम गर्म करते हैं, तो उससे जिसमें थर्मल या हीट इन्वॉल्व होगी जिस प्रोसेस में, वो थर्मल प्रोसेसिंग में आएगा। क्योंकि कुकिंग में भी, ब्लैंचिंग में भी, कैनिंग में भी, पैस्चराइजेशन और स्टरलाइजेशन, इन सब में ये यूज़ होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी बाहर निकालना फूड से। जब किसी फूड आइटम से हम पानी बाहर निकालते हैं, लाइक जो मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल आपको दी
जब हम गर्मियों में ऑटम में क्या करते थे, जो टमाटर होते थे उसको पहले छोटे छोटे पीसेस करते थे और फिर उनको सुखाते थे, मतलब उसको डिहाइड्रेट करते थे, वो डिहाइड्रेशन का पार्ट होता था, ठीक है। फिर वो जो बचता था वहाँ से फिर उसको हम विंटर में खाते थे। प्रिजर्वेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या करते हैं, हम कॉन्सेंट्रेटेड बनाते हैं, यानी जैसे किसी चीज़ में से, खाने की चीज़ में से उसको बॉईल करेंगे उसमें से वाटर निकलेगा और वो थोड़ा जेली टाइप बन जाएगा, तो जिससे वो कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा, ठीक है। उसमें वाटर कम रहेगा ताकि उसमें वो फिर प्रिजर्व कर पाएँ हम, ठीक है। वो एक प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा। फर्मेंटेशन और बाद में फिर होता है इरेडिएशन, ये मैं आपको बताऊंगा यूजिंग रेडिएशंस एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला जो फूड प्रोसेसिंग टेक्निक है दैट इज़ थर्मल प्रोसेसिंग। थर्मल प्रोसेसिंग में हीट एनर्जी को अप्लाई करते हैं फूड्स पे, यानी फूड्स को डिफरेंट तरीक़ों से हीट करते हैं डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। पहला है कुकिंग। कुकिंग का प्राइमरी, कुकिंग में आप क्या करते हो, कुकिंग में सिंपली आप लाइक डिफरेंट आइटम्स को मिक्स करते हो, फिर उनको हीट करते हो, और मकसद यूजुअली क्या होता है, टेस्ट इम्प्रूव करना और उसको ज़्यादा खाने के लिए आसान, मतलब बेहतर बनाने के लिए करते हो। कुकिंग का मकसद फूड प्रिजर्वेशन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कुकिंग का मकसद फूड प्रिजर्वेशन नहीं है। कुकिंग का ये मकसद नहीं है कि खाना ज़्यादा टाइम तक बच पाए, उसका मकसद होता है टेस्ट बेहतर बनाना। लेकिन आप आगे देखोगे जैसे हम ब्लैंचिंग पढ़ेंगे, ब्लैंचिंग में भी हम हीट देते हैं फूड को, लेकिन तब उसका मकसद होता है प्रिजर्वेशन, यानी फूड को बचाना, ठीक है। कुकिंग आई गेस समझ आ गया होगा, कुकिंग इज़ नॉट अ प्रिजर्वेशन टेक्निक, कुकिंग का मकसद टेस्ट बढ़ाना होता है। सेकेंड इज ब्लैंचिंग, इंपॉर्टेंट है ब्लैंचिंग। ब्लैंचिंग में माइल्ड हीट ट्रीटमेंट देते हैं फूड को प्रायर टू फ्रीजिंग, यानी पहले हीट देते हैं फिर फ्रीज करते हैं, ठीक है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे उसके अंदर के एंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, जिनसे फूड स्पॉइल हो सकता है। यानी ब्लैंचिंग में हम कुछ हीट देते हैं किसी फूड आइटम को ताकि उसके अंदर के एंजाइम्स जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएं। नेक्स्ट इज पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में भी माइल्ड हीट ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन हीट इसलिए हम देखते हैं ताकि उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएं, ठीक है। ब्लैंचिंग और पास्चराइजेशन दोनों माइल्ड हीट ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि ब्लैंचिंग का मकसद होता है उसके अंदर के एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करना, पास्चराइजेशन का मकसद होता है उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देना, किल करना, ठीक है। उसके बाद है कमर्शियल स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम हीट ट्रीटमेंट। ब्लैंचिंग और पास्चराइजेशन में यूजुअली हम लाइक 80 डिग्री जैसे 90 डिग्री या 100 डिग्री तक का टेम्परेचर देते हैं, लेकिन स्टरलाइजेशन में हम बहुत ज़्यादा हीट एक साथ देते हैं, लाइक हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर एक साथ देते हैं। इसका मकसद यूजुअली होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, लाइक स्पोर्स, ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं। हम एक साथ इसको लाइक 400 डिग्रीज का टेम्परेचर देंगे जिससे वो मर जाएंगे, 100 डिग्रीज पे वो बच जाते हैं, 200 डिग्रीज पे बच जाते हैं, ठीक है। आई होप समझ रहे हो कमर्शियल स्टरलाइजेशन का मतलब। नेक्स्ट इज कैनिंग। कैनिंग का मतलब होता है कि हम फूड को एक कैन में, एक सील्ड जार में, एक वाटरप्रूफ जार में रखते हैं, फिर उसको हीट करते हैं। समझ आ गई बात, ये डिफरेंस होता है, इसको याद रखना चारों। कुकिंग पता है आपको क्या होता है, ब्लैंचिंग का मतलब होता है माइल्ड हीट ट्रीटमेंट, इनएक्टिवेट करते हैं इससे एंजाइम्स को। पास्चराइजेशन भी माइल्ड हीट ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इससे ऑर्गेनिजम्स को मारा जाता है। कमर्शियल स्टरलाइजेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम हीट ट्रीटमेंट, ये माइल्ड हीट ट्रीटमेंट नहीं होता है, माइल्ड होता है मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मल, ठीक है। कैनिंग का मतलब होता है पहले कैन करते हैं, यानी पहले कैन के अंदर, पहले एक डिब्बे के अंदर बंद करते हैं, सील कर देते हैं खाने को, फिर उसको थोड़ा हीट अप करते हैं, ठीक है। कैनिंग का मकसद भी प्रिजर्वेशन होता है। यहाँ पे ब्लैंचिंग, पास्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन और कैनिंग, इन चारों का मकसद प्रिजर्वेशन है, लेकिन कुकिंग का मकसद प्रिजर्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था कुकिंग, ब्लैंचिंग, पास्चराइजेशन, ये देखे, लास्ट में कैनिंग हमने देखा। कैनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले देखेंगे। कैनिंग यूजुअली इस तरह से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कैन में एक एयर टाइट कंटेनर में इसको बंद कर दिया, फिर इसको हीट कर रहे हैं। अगर आप में से कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ होगा, जो थोड़ा बहुत कर रहा होगा, उसको कैनिंग के बारे में पता होगा, कैनिंग यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। कैनिंग जो है इसको 1975 में निकोलस एपर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सिंपली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू फूड दैट इज सील्ड इन ए जार और कैन। एक जार या एक कैन के अंदर एक जो फूड सील किया होता है उसको हीट किया जाता है ताकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएं, और फूड स्पॉइलेज ना हो। इस कैनिंग का जो पेटेंट है वो पीटर ड्यूरेंट ने लिया था, ठीक है।
ऑल्दो इंट्रोड्यूस किया इस टेक्निक को निकोलस एपर्ट ने, बट इसका जो पेटेंट है इट वॉज फर्स्ट पेटेंटेड बाय पीटर ड्यूरेंट। इसके मेन एडवांटेजेस क्या हैं कैनिंग के? फर्स्ट है कि सेफ़ और हाइजीनिक रहता है, इससे ये सेफ़ और हाइजीनिक है, और साथ में न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो इसमें बनी रहती है फूड में। इकोनॉमिकल भी है, और साथ में ये लाइक इससे आप प्रिजर्व कर सकते हो फूड टू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी ये सब। पास्चराइजेशन नेक्स्ट फ्रॉम पास्चराइजेशन मैंने बोला इट्स द माइल्ड हीट ट्रीटमेंट जो दिया जाता है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पास्चराइजेशन माइल्ड हीट ट्रीटमेंट होता है, ये मैंने आपको बोला। स्टरलाइजेशन में हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लाइक 300 और 400 डिग्रीज तक का देते हैं। पास्चराइजेशन में लाइक 80 to 100 या 120 तक का टेम्परेचर इतना दे देते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। पास्चराइजेशन भी माइल्ड हीट ट्रीटमेंट है लाइक जो हमने देखा था ब्लैंचिंग, लेकिन फ़र्क ये है कि पास्चराइजेशन का मकसद होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। पास्चराइजेशन में दो टाइप्स होती हैं, दो कैटेगरीज की पास्चराइजेशन होती है। एक होती है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी लो टेम्परेचर पे पास्चराइज करते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम तक। फॉर एग्जांपल एक इसमें आता है लाइक 63 to 65 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 30 मिनट्स तक, यानी 30 मिनट तक हम 60 से लेकर 65 डिग्री तक के सेल्सियस टेम्परेचर पे फूड को हीट करते हैं, या फिर 10 मिनट तक 75 डिग्रीज पे हीट करते हैं। ये दोनों जाते हैं लाइक 75 डिग्रीज तक का टेम्परेचर, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी हम बहुत कम टाइम के लिए हाई टेम्परेचर देते हैं। लाइक हम यूजली इसमें कुछ सेकेंड्स में हम देते हैं, लाइक 85 to 90 डिग्री टेम्परेचर हम देते हैं, लाइक 88 डिग्री फॉर 1 मिनट, या 100 डिग्री फॉर 12 सेकेंड्स, या 121 डिग्री टेम्परेचर हम 2 सेकेंड्स तक देते हैं, बस इतना ही। ठीक है, इसीलिए इसको हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम कहते हैं। ठीक है, पास्चराइजेशन को। अब आप बोलोगे 120 ज़्यादा होता है, लेकिन हमने माइल्ड हीट पढ़ा था, लेकिन यहाँ आपको बोलूँ मैं कि जो स्टरलाइजेशन होता है वो 400 डिग्री पर होता है, वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको हम कहते हैं कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, ये माइल्ड ही कहेंगे हम 120 तक। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिहाइड्रेशन। अब इसमें जो मेन तीन थी ये मैंने आपको बोला ब्लैंचिंग, कैनिंग और पास्चराइजेशन। ठीक है, इसके बाद डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड से वाटर निकालना, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। एग्जाम्पल मैंने सिंपल बोली कि टमाटर जो होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, वो जल्दी जो है ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप टमाटर को छोटा छोटा काट के उसको अगर आप धूप में सुखाने के लिए रखोगे, उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो बाहर निकलेगा, उसके अंदर का वाटर बाहर निकलेगा, यानी वो डिहाइड्रेट होगा। फिर जो वहाँ से बचेगा यमन कशिर पठन इस लाइक जिनको टमाटर हच कहेंगे, उनको आप फिर इलोंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम तक रख सकते हो, वो ख़राब नहीं होंगी। अब डिहाइड्रेशन का मतलब मकसद क्या होता है? एक तो होता है प्रिजर्वेशन, उससे ख़राब नहीं होती है चीज़ें। सेकेंड इज़ वेट रिडक्शन, ऑब्वियसली जब पानी निकलेगा उससे तो वज़न भी कम होगा उस फूड आइटम का, वॉल्यूम भी उसका कम होगा, उससे उसको स्टोर करने के लिए कम जगह की ज़रूरत है। रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसमें बचे रहते हैं। और कन्वीनियंस, यानी आपके लिए आसान होता है वो ऐसी चीज़ों को फिर प्रिपेयर करना। यूजुअली आप देखते हैं इंस्टेंट फूड्स होते हैं वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। लाइक अगर आपने देखा हो इंस्टेंट फूड में, जैसे इंस्टेंट मैगी है, इंस्टेंट नूडल्स में भी आपने खाए होंगे ना, जो कप नूडल्स होते हैं, कप में आते हैं, वहीं से नूडल्स पैक करके आपको क्या करना है, वो डिहाइड्रेटेड होते हैं, आपको सिंपली उसमें हॉट वाटर डालना पड़ता है एंड वो कुक हो जाते हैं 5 मिनट 2 मिनट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन जो इसमें है दैट इज़ द डिहाइड्रेशन के टाइप्स। डिहाइड्रेशन किस तरह से आप करते हो? फर्स्ट इज सन ड्राइंग, सिंपल है, जो सन ड्राइंग कश्मीरी करते थे पहले। ठीक है, सुमखले ज़माने वांगन हचन हूँ तो अल हचन हूँ। ठीक है, सन ड्राइंग जो है, सन ड्राइंग से हम अल हच बनाते थे, टमाटर हच बनाते थे, यानी सिंपल सनलाइट में इनको डिहाइड्रेट करना। नेक्स्ट इज एयर ड्राइंग, इसमें हॉट एयर जो है इससे हॉट एयर में रखते हैं हम फूड आइटम्स को, जिससे वो डिहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट इज फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग में क्या होता है कि फ्रीज ड्राइंग में यूजुअली फूड को पहले फ्रीज किया जाता है, जब वो फ्रीज हो जाता है वो फूड, उससे क्या होता है उसके अंदर जो वाटर है वो भी फ्रीज हो जाता है, फिर उसको हम एक प्रेशर कम कर देते हैं उसके अंदर, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर का जो फ्रोज़न वाटर होता है वो डायरेक्टली सब्लिमेट होता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एकदम से उसके अंदर का वाटर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसको फ्रीज ड्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट इज स्प्रे ड्राइंग। स्प्रे ड्राइंग यूजुअली लिक्विड्स को किया जाता है, उसमें क्या करते हैं कि एक हॉट एयर चैम्बर होता है, उसमें उस दूध को हम स्प्रे कर देंगे, जब स्प्रे से वो बाहर निकलेगा वहाँ पे गर्मी होगी, तो उस स्प्रे से जो दूध बाहर निकल रहा होगा उस दूध के अंदर का वाटर निकल जाएगा। ठीक है,
तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाएगी। वैक्यूम ड्राइंग में हम प्रेशर को कम कर देते हैं, वैक्यूम के अंदर उसको मॉइस्चर वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद ड्रम ड्राइंग होता है। ड्रम ड्राइंग में यूजुअली क्या होता है, एक ड्रम होता है जो कि गर्म होता है, उस हीटेड ड्रम के ऊपर हम उसको स्क्रैप कर दे, उसको पहले उस पर स्प्रेड कर देते हैं। लाइक ये यूजुअली ऐसे जो फॉर एग्जांपल बेबी फूड्स या मैश्ड पोटैटोज है या पेस्ट कोई है, एक पेस्ट है जिसमें लिक्विड है, उसको उस हीटेड ड्रम के ऊपर हमने ऐसे स्प्रेड कर दिया, तो ऑब्वियसली हीट की वजह से उसके अंदर का पानी निकल जाएगा, फिर उसको हम स्क्रैप ऑफ कर देंगे, फिर उसको हम उठाएंगे तो वो सूखा लाइक वो पाउडर जैसा वहाँ से उठ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाटर अंदर होता है, जब हम फूड के अंदर के वाटर की बात करते हैं तो वहाँ 4 टाइप का वाटर होता है। फर्स्ट इज द वाटर ऑफ हाइड्रेशन, सेकंड इज बाउंड वाटर, थर्ड इज फ्री वाटर एंड फोर्थ इज एब्जॉर्ब्ड वाटर या एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर जिसको हम कहते हैं। फर्स्ट इज वाटर ऑफ हाइड्रेशन। याद रखना वाटर ऑफ हाइड्रेशन ऐसा मॉइस्चर या ऐसा वाटर होता है जो केमिकली अंदर बॉन्ड बना के होता है उस मटेरियल उस फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, यानी ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है उस फूड का, यानी फूड के अंदर जो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ने बॉन्ड्स बनाए होते हैं उस फूड के साथ, तो उसको हम वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ फूड। वो उस फूड का ही एक हिस्सा होता है क्योंकि वो अंदर उसके अंदर केमिकल बॉन्ड्स बनाए होते हैं। यू कांट आप अलग उनको नहीं, येस देयर आर वेज ऑफ लाइक उसको अलग करने का, बट ऐसे वो उसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बाउंड वाटर। बाउंड वाटर भी फूड के साथ ही जुड़ा होता है, लेकिन यूजुअली ये इट्स द फर्स्ट लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू द सरफेस। ये सरफेस पे ही होता है, इट्स नॉट लाइक अंदर पूरा नहीं होगा और इसने केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाए होते। तो जो सरफेस पे लाइक सबसे क्लोजेस्ट जो मॉइस्चर होगा ना उस फूड के साथ, उसको हम कहते हैं बाउंड वाटर, ठीक है। इसका याद रखना कि इसका वेपर प्रेशर लेस होता है प्योर वाटर से। नेक्स्ट इज फ्री वाटर। फ्री वाटर जो होता है, ये जो होता है इसका वेपर प्रेशर इक्वल टू होता है प्योर वाटर। और दूसरी चीज़ है कि जो ये होता है फ्री वाटर, ये कहीं कहीं पे अगर कैविटीज़ फॉर एग्जांपल होंगी या कैपिलरीज होंगी, छोटे छोटे लाइक छेद होंगे, अगर आपने कैपिलरी एक्शन 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा होगा तो जैसे छोटे छोटे लाइक बहुत ही छोटे छेद होंगे, बहुत ही छोटी कैविटीज़ होंगी, उनके अंदर जो वाटर होगा उसको फ्री वाटर कहते हैं। तो आप इसको सेकेंड लेयर मान सकते हो, यानी सरफेस के ऊपर सबसे ऊपर जो वाटर होगा उसको बाउंड वाटर कहेंगे। थोड़ा सा जो अंदर कैविटीज़ में घुस गया होगा जो वाला पानी फूड के, उसको हम फ्री वाटर कहते हैं। सबसे अंदर जो लाइक केमिकली बाउंड होगा, जिसने केमिकली बॉन्ड्स बनाए होंगे अंदर वाटर के, उसको हम वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे। और दूसरा होता है एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर। एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर होता है ऐसा वाटर जो सेल वॉल के अंदर गया होगा, यानी जो जिन सेल्स से वो फूड बना होगा ना, ऑब्वियसली फूड सेल्स से बना होगा, उन सेल्स के अंदर जो एब्जॉर्ब गया होगा वाटर, उसको हम एब्जॉर्ब मॉइस्चर कहेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर है, चारों डेफिनेशन मैंने बता दी है। अब मॉइस्चर कंटेंट को हम 2 तरह से एक्सप्रेस करते हैं, यानी वाटर यानी फूड के अंदर कितना मॉइस्चर है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है। इसको हम 2 तरीके से मेजर करते हैं, ड्राई वेट बेसिस और वेट वेट बेसिस पे। अब जो वेट वेट बेसिस पे जो मॉइस्चर होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है एज मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कितना पानी है इसके अंदर डिवाइडेड बाय टोटल इसका कितना वेट है इस फूड का मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पे मास ऑफ सैंपल जो होगा, मास ऑफ सैंपल में मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ सॉलिड होगा। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ है फॉर एग्जांपल से ब्रेड है, ब्रेड में एक तो व्हीट है, सॉरी फ्लावर है, फ्लावर मतलब आटा जो है जिससे वो बनी है, एक तो वो सॉलिड फ्लावर है और दूसरा फॉर एग्जांपल पानी है। अब उसमें थोड़ा मॉइस्चर पानी का है। अब अगर हम उस ब्रेड के पीस को लेंगे, अगर उसका 100 ग्राम वेट है टोटल, तो इसका मतलब है कि आटे का और पानी का दोनों का मिला के 100 ग्राम है, तो मास ऑफ सैंपल 100 आएगा। अब उसमें से अगर 30 ग्राम वाटर होगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, क्योंकि 100 ग्राम नीचे सैंपल का वेट था। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर 30 ग्राम आएगा, मास ऑफ वाटर नीचे 30 ग्राम आएगा, प्लस सॉलिड उसमें फिर कितना बचा होगा 70। तो ऊपर जो मास ऑफ सैंपल मैंने 100 ग्राम बोला था उसमें से 30 ग्राम वाटर था और सॉलिड 70 ग्राम था। ये सेम फॉर्मूला होगा फिर से, मास ऑफ वाटर ऊपर 30 ग्राम होगा, नीचे 70 प्लस 30 फिर से 100 बन जाएगा इंटू 100। तो मास ऑफ सैंपल होता है बराबर मास ऑफ वाटर प्लस सॉलिड। अगर नहीं आया समझ, जस्ट रिमेंबर के जो वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो वेट मॉइस्चर कंटेंट होता है, वेट मॉइस्चर कंटेंट होता है मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 100 और मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर प्लस सॉलिड इनटू 100। और ड्राई वेट बेसिस पे जो मॉइस्चर होता है वो कैलकुलेट होता है एज मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ सॉलिड। मतलब
अगर हम सिर्फ मास मगर डिवाइड में अगर हम सिर्फ मास ऑफ सॉलिड को कंसिडर करेंगे तो वो मास ऑफ तो वो ड्राई वेट बेसिस पे होगा। अगर फॉर एग्जांपल 30 ग्राम वाटर है उसमें और 70 ग्राम सॉलिड है जो मैंने अभी बोला, तो इसमें हम 30/70 ही लिखेंगे, ना कि 30/100, ठीक है। अगर हम नीचे भी मास ऑफ वाटर को ऐड करेंगे तो वो वेट बेसिस पे होगा, ठीक है। तो दैट वुड बी वेट बेसिस, वेट वेट बेसिस, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज प्रिजर्वेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन। प्रिजर्वेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन वो ऑपरेशन होता है जिसमें दैट इज यूज टू रिमूव ए लिक्विड फ्रॉम ए सोल्यूशन और ए सस्पेंशन। किसी सोल्यूशन या सस्पेंशन या इमल्शन में लिक्विड को बाहर निकालते हैं बाय बॉइलिंग इट ऑफ, उसको बॉयल ऑफ कर देते हैं। उससे क्या बन जाता है, वो थोड़ा सा मोटा बन जाता है। मोटा बन जाएगा मतलब थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा, विस्कस बनेगा। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे प्रिजर्वेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन। लाइक जेली बनाना, जली बनाना, अगर आपने जली देखी होगी ना, तो यूजुअली फ्रूट जूसेस जो होते हैं ना, फ्रूट जूस जल्दी ख़राब होगा, लेकिन अगर हम फ्रूट जूस को थोड़ा हीट करेंगे ना तो वो जूस कन्वर्ट होगा जेली में, थोड़ी जली बन जाएगी उसकी। तो उससे क्या होगा कि उसमें से पानी बाहर निकलेगा, वो जेली जैसा बन जाएगा, वो जेली ज़्यादा टाइम तक रह सकती है। तो इस प्रोसेस को हम प्रिजर्वेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। जब हम उसके अंदर की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, फ्रूट जूस के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया कैसे, लाइक फ्रूट का जो कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़ाया बाय कैसे, हीट किया, उससे पानी थोड़ा बाहर निकल गया और वो थोड़ा जेली सा रह गया। अब डिहाइड्रेशन में यूजुअली हम पूरा पानी निकालते हैं, लेकिन ये जो प्रिजर्वेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन होता है ये यूजुअली लिक्विड्स पे करते हैं हम, ठीक है। ये आप याद रखना। आई होप ये चीज़ क्लियर है। नहीं आया समझ तो याद रखो, फ्रूट जूस को हम हीट अप करते हैं, हीट अप करने से उसके अंदर का जो पानी है बाहर निकल जाए, वो जेली जैसा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें सोलर कंसंट्रेशन हम कर सकते हैं। सिंपली आप लाइक सोलर या ओपन कैटल्स में, ओपन कैटल्स मतलब एक कैटल है उसमें हीट अप किया, ऊपर से वो खुली है, उससे पानी बाहर निकलेगा वेपर की फॉर्म में। वैक्यूम एवापोरेटर यूज़ करके या फ्रीज कॉन्सेंट्रेशन, इन तरीक़ों से आप कर सकते हो। सिंपली पानी को बाहर निकाला है वो आप सन में हीट करके वैसे रखो। अगर आप फ्रूट जूस को किसी कटोरी में रखोगे ना बाहर धूप में, मे बी 1-2 दिन के अंदर उसके अंदर पानी निकल जाएगा और नीचे वो गाढ़ी बन जाएगी, विस्कस बन जाएगी, वो जेली जैसी बन जाएगी, ठीक है। वही हो गया सोलर कंसंट्रेशन। ओपन कैटल मतलब कैटल में हीट किया लेकिन क्लोज्ड कैटल नहीं है, ऊपर से ढक्कन खुला है, उससे पानी वेपर की फॉर्म में बाहर निकलेगा, नीचे जेली बच जाएगा, समझ रहे हो। वैक्यूम एवापोरेटर में वैक्यूम की हेल्प से हम इसको बाहर निकालते हैं। फ्रीज कॉन्सेंट्रेशन, ये जैसे हमने देखा था अभी जब हम यहाँ पे देखा था, फ्रीज ड्राइंग जो हमने पढ़ा था वही है। फ्रीज ड्राइंग में यहाँ पे आपको ये है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिजर्वेशन टेक्निक है, फूड प्रोसेसिंग टेक्निक है, दैट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द शुगर इज कन्वर्टेड इनटू एसिड्स, गैसेस और एल्कोहल। यानी फूड के अंदर जो शुगर होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है एसिड, गैस या फिर अल्कोहल में। अब फर्मेंटेशन कहाँ सुना है आपने, मे बी आपने सुना होगा ब्रेड की फर्मेंटेशन। अगर आपको पता होगा, जब हम ब्रेड को रखते हैं ना उसमें यीस्ट जब डालते हैं, जो देखते हैं ना जिसको जो कांदुर होता है ना जो रोटियां बनाता है, तो वो क्या करता है, वो रात को जब वो बना के रखता है, आटा गूंद के रखता है, उसमें फिर वो यीस्ट डालता है। कल जब वो उठता है तो वो रेज हुआ होता है, क्योंकि उसके अंदर फर्मेंटेशन हुई थी। ब्रेड मतलब उसके अंदर स्टार्च जो होता है वो कन्वर्ट हुआ होता है, जो शुगर होता है वो कन्वर्ट हुआ होता है इनटू सम एसिड, ठीक है। या आपने सुना होगा, मे बी फर्मेंटेशन आपने सुना होगा कि जो जब वाइन बनाते हैं, जो शराब बनाते हैं ना, रेड वाइन फॉर एग्जांपल, तो ग्रेप्स को क्या किया जाता है, उनको एक मॉइस्ट टेम्परेचर में रखते हैं बहुत टाइम के लिए बंद। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, उससे उनके अंदर उसके अंदर का जो शुगर होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू अल्कोहल, इथेनॉल में कन्वर्ट होता है और उससे बियर बनती है, ठीक है। तो शुगर कन्वर्ट होता है। तो एग्जाम्पल जो फर्मेंटेशन का मैंने बोला, सिंपल टर्म्स में याद रखो, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द शुगर इनसाइड द फूड इनटू एसिड्स, गैसेस और अल्कोहल। लेकिन वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वहाँ पे मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे यूजुअली जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है दैट इज फैसिलिटेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं या कुछ यीस्ट या फंगस होते हैं जिनसे हमें फर्मेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल यीस्ट जो होता है वो यूज़ करता है आपका जो ब्रेड बनाता है उसमें, ठीक है। फर्मेंटेशन के टाइप्स में सबसे पहला जो है दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है जब आप योगर्ट जो कर्ड है ना जो बनाते हो, दही जब आप बनाते हो, तो आप क्या करते हो, लैक्टोबैसिलस जो होते हैं, लैक्टोबैसिलस को आप दूध में डालते हो, फिर आप उसको एक बंद कहीं पे रखते हो जहाँ पे लाइक थोड़ा वार्म टेम्परेचर पे। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे उसके अंदर जो
दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और आपका दही बन जाता है। तो उसमें भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट इज द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन शराब बनाने में यूज़ होता है, उसमें यूजुअली यीस्ट यूज़ होते हैं और उसमें जो शुगर होता है, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स के अंदर का शुगर, वो कन्वर्ट होता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये एग्जाम्पल है इसकी बियर, वाइन वगैरह, ठीक है। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन वो विनेगर में होता है। विनेगर अगर आपने देखो है जिसको सिरका कहते हैं, तो उसमें एसिटोबैक्टर यूज़ होता है, उसमें जो है वो कन्वर्ट करता है, उसमें इथेनॉल कन्वर्ट होता है इनटू एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज द ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन। ये जो है ये चीज़, सर्टन टाइप ऑफ चीज़ में बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब फर्मेंटेशन में आपको नेक्स्ट चीज़ जो पढ़नी है कि इसके बेनिफिट्स क्या है। ऑब्वियसली फर्मेंटेशन आप प्रिजर्वेशन कर सकते हो, यू कैन प्रिजर्व द फूड यूजिंग फर्मेंटेशन। न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट होती है, फ्लेवर बढ़ता है, टेक्सचर इंप्रूव होता है और हेल्थ बेनिफिट्स भी फर्मेंटेशन के कुछ होते हैं, क्योंकि प्रोबायोटिक्स फ्रॉम द फर्मेंटेड फूड्स वो गट हेल्थ को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसलिए होता है लाइक जो गट हेल्थ होती है आपकी लाइक द गट इज़ योर इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, लाइक आपका एलिमेंट्री कैनाल में जो, तो उनकी हेल्थ के लिए लाइक प्रोबायोटिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो फूड फर्मेंटेड फूड में होते हैं, ठीक है, लाइक आपके कर्ड वगैरह में, ठीक है। आई गेस यू गॉट इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोसेसिंग टेक्निक द इरेडिएशन टेक्निक। इरेडिएशन टेक्निक में हम आयोनाइज करते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ करते हैं टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ। यानी फूड पे कुछ रेडिएशन डालते हैं, उससे उसके अंदर जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस मतलब जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो मर जाते हैं, उससे फिर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फूड को एक्सपोज करते हैं टू कंट्रोल्ड डोजेज ऑफ गामा रेज, एक्स रेज और इलेक्ट्रॉनिक बीम्स। इस इरेडिएशन प्रोसेस को हम कोल्ड स्टरलाइजेशन या पास्चराइजेशन भी कहते हैं, ये आप याद रखना, कोल्ड पास्चराइजेशन या कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। अब किस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं जो यूज़ होती है। फर्स्ट इज द गामा रेज रेडिएशन। गामा रेज इरेडिएशन में हम क्या करते हैं कि यूजुअली कोबाल्ट 60 नाम का एक एलिमेंट होता है और सीजियम 137, इनसे गामा रेज निकलती है जो कि हम फूड पे डालते हैं, यानी गामा रेज हम फूड पे डालते हैं जिससे वो उसकी इरेडिएशन होती है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और ये डीप पेनिट्रेशन के लिए यूज़ होता है। अगर हमें फूड के बिल्कुल अंदर तक रेडिएशन डालनी होगी तो यूज़ गामा रेज। एक्स रेज जो होती है इसमें हाई एनर्जी एक्स रेज यूज़ होते हैं और ये इंटरमीडिएट पेनिट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। लाइक अगर आपको मीडियम ऐसे फॉर एग्जांपल जो गामा रेज रेडिएशन होता है ये जो बल्क में होते हैं ना, कहीं पे फूड्स पैकेज फूड्स होते हैं, लाइक जो बल्क में होते हैं, बहुत सारे फूड्स हैं लाइक एक साथ पैक किए हुए हैं, तो आपको इनकी इरेडिएशन करनी है तो यू वुड यूज़ गामा रेज। अगर आपको मीडियम पैकेज हैं मतलब ज़्यादा बड़े पैकेज नहीं है, उसके अंदर फूड है, तो उसको इरेडिएट करने के लिए यू कैन यूज़ द एक्स रेज। और अगर आपको सुपरफिशियल सिर्फ सरफेस पे ही पेनिट्रेट करवाना है, शैलो पेनिट्रेशन करवानी है, यू कैन यूज़ द इलेक्ट्रॉन बीम्स जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर्स यूज़ होते हैं। इरेडिएशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? फूड सेफ्टी, ऑब्वियसली इससे लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, इट्स सेफर, शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, इससे पेस्ट कंट्रोल भी होता है इससे, और न्यूट्रिशनल रिटेंशन भी होता है। नेक्स्ट इज द कोल्ड प्रिजर्वेशन। कोल्ड प्रिजर्वेशन में आपका रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग आता है। कोल्ड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है जिसमें हम लो टेम्परेचर्स की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को फूड के अंदर जो होती हैं उनको ख़त्म करते हैं, उनको रोकते हैं। कोल्ड प्रिजर्वेशन आपका रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग आता है। रेफ्रिजरेशन होता है सिंपल जब टेम्परेचर हम कम रखते हैं लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर, यूजुअली 0 से लेकर 4 डिग्रीज तक का टेम्परेचर अगर हम कहीं पे रखेंगे। जो फ्रिज में होता है ना, 2 सेक्शन, एक होता है जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग सेक्शन और दूसरा होता है रेफ्रिजरेशन सेक्शन। रेफ्रिजरेशन सेक्शन का टेम्परेचर 0 to 4 डिग्रीज होता है, उसमें फ्रीज नहीं होती चीज़ें लेकिन टेम्परेचर कम होता है। फ्रीजिंग सेक्शन जो होता है उसमें 0 डिग्री से नीचे तक का टेम्परेचर होता है, उसमें फ्रीज होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इज शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन के लिए, अगर आपको कोई चीज़ रखनी है, अगर आपको थोड़े बहुत टाइम के लिए कोई चीज़ बचानी है तो आप उसको रेफ्रिजरेट करोगे, 0 to 4 डिग्री में आप उसको रखोगे। और आपको लॉन्ग टर्म कोई चीज़ आप महीनों तक आपको रखनी है बचा के, यू वुड यूज़ द फ्रीजिंग, आप उसको फ्रीज ही कर दोगे, आप उसको 0 से नीचे के टेम्परेचर में रख दोगे, फ्रीज़र में रख दोगे, जहाँ पे यूजुअली लाइक -18 डिग्रीज के आसपास का टेम्परेचर जहाँ पे होता है। तो ये याद रखना है, रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर इज 0 to 4 डिग्री सेल्सियस या 32 to 39 फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है 0 डिग्री से नीचे जो 32 फ़ारेनहाइट आता है, या -18 डिग्री जो 0.4 फ़ारेनहाइट के आसपास आता है। ये लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है, रेफ्रिजरेशन शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है।
ये डिफरेंस है इनके बीच का, आई गेस ये आपको पता होगा। रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग का क्या डिफरेंस होता है, ये प्रिजर्वेशन टाइम होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द अदर प्रोसेसिंग टेक्निक्स। अब ये तो हो गई मेन वाली जो पढ़नी थी हमें, और इसके अलावा भी प्रोसेसिंग में कुछ चीज़ें होती हैं। लाइक हमने सबसे पहले देखा कि सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग में जो हमने देखा डीहस्किंग है, या उसके अलावा हमने देखा बहुत सारी प्रोसेसेस है, क्लीनिंग है, कटिंग है, सॉर्टिंग है, ये सारी चीज़ें भी तो आएंगी फूड प्रोसेसिंग में। तो क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग ये भी एक फूड प्रोसेसिंग टेक्निक है। साइड्स रिडक्शन यानी चॉपिंग करना, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड करना। क्रैशिंग करना, ये फॉर एग्जाम्पल ग्राइंडिंग, हम आटा बनाते हैं, वो भी एक फूड प्रोसेसिंग है। ग्रेन्स को आटे में कन्वर्ट करना, वो भी एक फूड प्रोसेसिंग टेक्निक है। तो साइज रिडक्शन इज ऑल्सो फूड प्रोसेसिंग टेक्निक, ठीक है। मिक्सिंग, डिफरेंट ये इनको मिक्स करना, फॉर एग्जांपल कुकिंग में हम मिक्स करते हैं डिफरेंट चीज़ों को, तो वो भी तो एक तरह का फूड प्रोसेसिंग टेक्निक है। चिलिंग एंड फ्रीजिंग, ये भी फूड प्रोसेसिंग टेक्निक है। एक्सट्रूजन का मतलब होता है जब हम कुक्ड फूड मटेरियल को एक डाई ओपनिंग के थ्रू पास करते हैं ताकि वो एक यूनिफॉर्म शेप या साइज में आ जाए। एक्सट्रूजन की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप एक्सट्रूजन ऐसे समझते हो जैसे जलेबी बनाते हैं ना, तो जलेबी बनाने के लिए हम करते हैं ना ऐसे, उसको उस कपड़े से निकालते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर शेप बन जाती है उसकी। या नूडल्स अगर आपने बनते हुए देखे होंगे ना, तो नूडल्स कैसे बनते हैं, नूडल्स को एक पर्टिकुलर डाई के थ्रू गुजारते हैं जिससे उनकी लाइक वो बन जाती है, ठीक है। पास्ता वगैरह जिससे बनता है, तो पास्ता जो बना होता है वो कैसे बना होता है, वो उस फूड को एक डाई के थ्रू पास करते हैं, उससे वो पर्टिकुलर शेप में आ जाता है। तो उसको, उस वाली चीज़ को हम कहते हैं, वी कॉल दैट एज, उसको हम कहते हैं एक्सट्रूजन। नेक्स्ट जो, ये तो हो गया फूड प्रोसेसिंग। अब है फूड प्रिजर्वेशन। देखो हर कोई फूड प्रिजर्वेशन इज ए पार्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग, याद रखना, फूड प्रिजर्वेशन इज ए पार्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में फूड प्रिजर्वेशन के अलावा भी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बोली कि फूड प्रिजर्वेशन में सिर्फ, फूड प्रोसेसिंग में सिर्फ फूड प्रिजर्वेशन नहीं आता है, ठीक है। अब फूड प्रिजर्वेशन यानी फूड को बचाने के लिए, बहुत टाइम तक स्पॉइलेज से बचाने के लिए क्या क्या हम करते हैं। सबसे पहला है डिहाइड्रेशन, जो मैंने बोला, इस डिहाइड्रेट करते हैं, पानी उससे बाहर निकालते हैं, सन ड्राइंग करके, एयर ड्राइंग, रोलर ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग या टनल ड्राइंग या फ्रीज ड्राइंग जैसी चीज़ें करके। डिहाइड्रेशन मैंने डिटेल में बोला। सेकंड जो फूड को बचाने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज सॉल्टिंग। सॉल्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम नमक छिड़कते हैं किसी चीज़ पे, उस सॉल्टिंग से क्या होता है कि उसके अंदर मॉइस्चर बाहर निकलता है जिससे कि फिर वो बहुत टाइम तक रहता है। यूजुअली सॉल्टिंग भी एक तरह की ये भी यूज़ होती है जिससे कि बचता है आपका खाना, ठीक है। सॉल्टिंग से भी खाना बचता है, अगर आप किसी चीज़ फूड आइटम पे नमक डालोगे ना तो वो ज़्यादा टाइम तक बचेगा, ठीक है। एडिशन ऑफ शुगर से भी, वो शुगर भी सेम तरह से डिहाइड्रेट करता है, उससे भी बचता है ज़्यादा टाइम तक। पैस्चराइजेशन, वो मैंने आपको बोला, दैट इज़ द माइल्ड हीटिंग जो हम करते हैं, उससे भी आप बचा सकते हो। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, जो मैंने आपको बोला UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में यूजुअली हम 130 डिग्री 132 डिग्री फॉर 2 सेकेंड्स और फिर एकदम से कूल कर देते हैं, पहले हीटअप करते हैं फिर कूल कर देते हैं। इस वाली प्रोसेस से भी आप बचा सकते हो अपने फूड को, ठीक है। कैनिंग मैंने डिटेल में पढ़ा है, कैनिंग से भी आप बचा सकते हो फूड को, पहले कैन में बंद करके एयर टाइट, फिर उसको हीटअप करके। फ्रीजिंग से भी फूड बचता है। वैक्यूम पैक करके, जब हम ऑक्सीजन निकालते हैं ना किसी चीज़ से, उसको वैक्यूम में पैक कर देंगे तो उससे भी फूड बचता है, ठीक है। वैक्यूम पैकिंग करके आती हैं चीज़ें यहाँ पे, लाइक जो अगर आप देखो ना पैक में जो कबाब आते हैं या रिश्ते आते हैं ना, हाँ, तो वो वैक्यूम पैक्ड होते हैं, ठीक है। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर यानी अगर हम ऑक्सीजन और टेम्परेचर को, लाइक ऑक्सीजन लेवल को कम करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को इंक्रीज़ कर देंगे, उससे भी क्या होता है कि उससे भी जो है उससे भी आप प्रिजर्व कर सकते। लाइक जो यहाँ पे VCDs जो यहाँ पे होता है ना, उनको क्या कहते हैं, कोल्ड स्टोर्स होते हैं। कोल्ड स्टोर्स में लाइक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। पिकलिंग भी एक तरीका होता है। पिकलिंग में क्या करते हैं, हम विनेगर ऐड कर देते हैं या कोई खट्टी चीज़ ऐड कर देते हैं। आपके अचार जब बनाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि एसिड में जो होता है pH लेवल जो होता है ना, वो कम हो जाती है, यानी एसिडिक बन जाता है, और उस एसिडिक बनने की वजह से वो सब्जियां ख़राब नहीं हो जाती है। तो पिकलिंग इज़ अनदर वे। स्मोकिंग भी एक तरीका होता है, जब हम लाइक वी एक्सपोज आवर फूड टू स्मोक, उससे भी होता था, ठीक है, इससे भी बचाया जाता था फूड्स को। अब तो स्मोकिंग ज़्यादातर यूज़ होता है लाइक फ्लेवर के लिए। माइट हैव सीन लाइक अफगानी चिकन जब बनाते हैं तो उसमें वो लाइक फ्लेवर देते हैं वो ऑयल के स्मोक का, ठीक है।
इसके बाद केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में क्या होते हैं? केमिकल प्रिजर्वेटिव, याद रखना, प्रिजर्वेटिव ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, उनको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल है लाइक मोल्ड इनहिबिटर, यानी मोल्ड एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मोल्ड इनहिबिटर है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड यूज होता है मोल्ड, अगर कहीं पे ज़्यादा चांसेस है मोल्ड बनने के तो वहाँ यूज होता है, ये एक प्रिजर्वेटिव है। सल्फर डाइऑक्साइड बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड्स के अगेंस्ट यूज होता है, ये भी एक प्रिजर्वेटिव है। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स यूज होते हैं अगेंस्ट द क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। एक टर्म यहाँ पे है जो आपको याद रखनी है, दैट इज एसेप्सिस। सेप्सिस में भी आपने सुना होगा। नेक्स्ट इज एसेप्सिस। एसेप्सिस इज द कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस। अगर कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो हम कहेंगे ये एसेप्सिस है, ठीक है। एसेप्सिस इज द एब्सेंस ऑफ, हम वी वांट टू अचीव एसेप्सिस। हम प्रिजर्वेशन का मकसद यूजुअली होता है एसेप्सिस करना। एसेप्सिस करना मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करना, उनको टोटली एब्सेंट करा देना, ठीक है। सेप्सिस में भी आपने सुना होगा, सेप्सिस होता है ना इन्फेक्शन, एक तरह का होता है सिवियर इन्फेक्शन, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा लाइक बिल्ड होते हैं बॉडी के अंदर, लाइक ग्रो करते हैं, तो उसको सेप्सिस कहते हैं। ए सेप्सिस इज ऑपोजिट ऑफ दैट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो एक सीरीज़ आई थी, उसमें वो मेडिकल स्टूडेंट्स का था कुछ, उसमें वो पूछती है उससे कि ये सेप्सिस क्या होता है, तो वहाँ से बोलती है सेप्सिस यानी फीवर, तो बोलते हैं फिर सीधे फीवर क्यों नहीं लिखा, तो फिर वहाँ से वो कहती है कि अगर मेडिकल में सब ऐसे होता तो हमारी डिग्री फिर BMBS होनी चाहिए, इट्स MBBS, ठीक है, क्योंकि MBBS नहीं है क्योंकि हम पढ़ते हैं ना इसको बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, तो इट शुड बी BMBS। शायद आपने देखी होगी, उसका क्या था नाम पता नहीं, MBBS ही शायद सीरीज़ का नाम था, यूट्यूब पे आई थी कुछ टाइम पहले। अब इसके अलावा फूड एडिटिव्स के बारे में आपको पढ़ना है। फूड में हम कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से, उनको हम कहते हैं फूड एडिटिव्स, ठीक है। लाइक अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इनका फंक्शन। एंटी केकिंग एजेंट्स, एंटी केकिंग एजेंट्स होते हैं ऐसे एडिटिव्स जिनसे फूड जो है वो लंपी नहीं बनता। लंपी मतलब उसके अंदर जो है लंप्स नहीं बनते हैं, तो एंटी केकिंग होते हैं एंटी लंप, ये याद रखना, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फूड के अंदर ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। ऑक्सीडेशन अगर हुई फूड के अंदर तो उससे वो रैंसिड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो एंटीऑक्सीडेंट्स फूड को बचाते हैं ऑक्सीडाइज होने से यानी खराब होने से। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, ये इंक्रीज करते हैं स्वीटनेस को। इमल्सिफायर्स होते हैं, दे स्टॉप फैट्स फ्रॉम बीइंग क्लॉटिंग टुगेदर, फैट्स एक साथ क्लॉट ना हो इसके लिए इमल्सिफायर्स यूज होते हैं। फूड एसिड्स जो होते हैं ये राइट एसिड लेवल को मेंटेन करते हैं। कलर्स, ऑब्वियसली फूड कलर भी एक एडिटिव है जिससे कलर ऐड कर सकते हो फूड में। इसके बाद वी हैव द ह्यूमेक्टेंट्स। ह्यूमेक्टेंट्स फूड को मॉइस्ट रखते हैं, ये अगर ऐसा कोई फूड होगा जिसको जो मॉइस्ट रहना चाहिए तो उसको हम ह्यूमेक्टेंट ऐड करेंगे। फ्लेवर्स ऑब्वियसली एडिटिव है तो उससे फ्लेवर ऐड होता है। फ्लेवर एनहांसर, ये बेहतर या पावर ऑफ फ्लेवर को इंक्रीज करता है। फोमिंग एजेंट्स ऐसे होते हैं जो एरेशन को बढ़ाते हैं। एरेशन मतलब फोमिंग एजेंट क्या होता है, फोम क्या होता है, फोम के अंदर होते हैं ना हवा के बुलबुले होते हैं फोम के अंदर, चाहे आप जो भी सोप का फोम होगा उसके अंदर भी हवा के बुलबुले होंगे, यानी उसके अंदर एरेशन अच्छी है, उसके अंदर गैसेज हैं उसके अंदर। तो फूड के अंदर अगर आपको एरेशन बढ़ानी है तो उसके लिए यू विल यूज द फोमिंग एजेंट। मिनरल सॉल्ट्स यूजुअली टेक्सचर को या फ्लेवर को बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए, माइक्रोब्स को मारने के लिए। Preservatives are used to stop the microbial growth inside the food, thus avoiding the spoilage of food. थिकनर्स या वेजिटेबल गम्स जो होते हैं ये एनहेंस करते हैं फूड के टेक्सचर को। स्टेबलाइजर्स एंड फर्मिंग एजेंट्स ये फूड डिस्पर्शन से बचाते हैं। डिस्पर्शन मतलब अलग अलग बिखरना, जो फूड अलग अलग ना हो, फूड डिस्पर्स ना हो, फूड के पार्टिकल्स अलग अलग ना हो, उससे बचाने के लिए फर्मिंग एजेंट्स होते हैं या स्टेबलाइजर्स होते हैं। फ्लावर ट्रीटमेंट ये बेकिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। फ्लावर जो होता है ना आटे को कहते हैं, तो बेकिंग क्वालिटी को बढ़ाने के लिए फ्लावर ट्रीटमेंट यूज होते हैं। ग्लेजिंग एजेंट्स फूड की अपीयरेंस को बढ़ाते हैं, ये फूड को लाइक चमकीले बनाते हैं डॉल, ठीक है। जेलिंग एजेंट्स जो होते हैं ये फूड को जेल फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, जेल बनाते हैं। प्रोपेलेंट्स ये फूड को प्रोपेल करते हैं, लाइक जब आप ओपन करोगे कंटेनर से तो फूड ऐसे बाहर आ जाएगा, तो अगर आप ऐसा चाहते हो यूज द प्रोपेलेंट्स। रेजिंग एजेंट्स ये फूड को रेज करते हैं, लाइक जो मैंने बोला यीस्ट एक रेजिंग एजेंट आप मान सकते हो,
क्योंकि उससे क्या होता है कि डो जो होता है, जो आप आटा गूंद के रखते हो, वो रेज हो जाता है, तो दैट्स अ रेजिंग एजेंट। बेकिंग एजेंट, नॉट बेकिंग, इट्स बल्किंग एजेंट। इससे वॉल्यूम बढ़ता है फूड का विदाउट मेजर चेंज इन अवेलेबल एनर्जी, तो उसको बल्किंग एजेंट्स कहते हैं। अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थिंग जो हमें पढ़नी है, कुछ की टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज द हाई रिस्क फूड्स। हाई रिस्क फूड्स ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया के होने के। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया के होने के, या जिनमें हार्मफुल बैक्टीरिया ज़्यादा बन सकते हैं जिनके अंदर, तो उनको हम कहते हैं हाई रिस्क फूड्स। इसमें एग्जांपल है रॉ मीट या अंडर कुक्ड मीट या अंडर कुक्ड पोल्ट्री जो होगा। अगर आप रॉ मीट खाओगे या अंडर कुक्ड मीट खाओगे तो उसके अंदर ज़्यादा चांसेस है, वो एक हाई रिस्क फूड है, उसके अंदर ज़्यादा चांसेस है हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस होने के। सी फूड भी एक हाई रिस्क फूड है, क्यों? अगर वो रॉ या अंडर कुक्ड हो। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं अगर वो पास्चराइज्ड हैं, फॉर एग्जांपल जो आप दूध उबाल के पीते हैं ना, क्यों पीते हैं? क्योंकि अगर हम कच्चा दूध ऐसे ही रखेंगे ना, वो पिएंगे तो उसमें के अंदर पैथोजेंस होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। तो जो कच्चा दूध होगा वो होगा वो अनपास्चराइज्ड, वो आपका हाई रिस्क फूड है। एग्स अगर आपने लाइटली कुक किए होंगे तो हाफ फ्राई बहुतों को अच्छा लगता है, वो वैसे हेल्दी नहीं है। रीज़न है कि उसके अंदर माइक्रोब्स हो सकते हैं। प्रिपेयर्ड फूड्स, रेडी टू ईट मील्स होती हैं, या बहुत सारी अगर कुक्ड राइस है, आपने पका के रखा है चावल, फिर राइट टेम्परेचर पे नहीं रखा है, तो उसके अंदर भी हो सकता है। ठीक है, बहुत टाइम तक अगर रखोगे। रॉ स्प्राउट्स जो होते हैं उनमें भी होता है। ठीक है, इसके बाद डेंजर जोन, आपको एक टर्म पता होनी चाहिए। डेंजर जोन क्या होता है? जो हमने पढ़ा अभी, अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग। हमने पढ़ा था कि फ्रीजिंग यानी बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर, और फिर रेफ्रिजरेशन हमने पढ़ा था 0 से 4 डिग्री का टेम्परेचर, और फिर हमने पढ़ा था स्टरलाइजेशन, या हमने पढ़ा था जो ब्लैंचिंग पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि अगर आप देखोगे फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम फ्रीजिंग करते हैं यानी 0 से नीचे का टेम्परेचर, या हम रेफ्रिजरेशन करते हैं यानी 0 से 4 का टेम्परेचर, या हमने जो हीटिंग टेक्निक्स पढ़ी उसमें हमने देखा कि 100 के ऊपर का टेम्परेचर, या 100 नहीं, हमने 60-70 के ऊपर का टेम्परेचर देखा, 60-70 के ऊपर का टेम्परेचर। तो वो जो वाला टेम्परेचर जो था 60 से ऊपर का टेम्परेचर, उसमें भी माइक्रोब्स मरते हैं, और 4 डिग्री से नीचे जो टेम्परेचर होता है उसमें भी मरते हैं। लेकिन बीच वाला जो है यानी 4 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है, उसमें हमने देखा कि वैसी कोई टेक्निक नहीं है जो बोलेगी कि मैं 40 डिग्री पे हम इसको हीट करेंगे तो इससे माइक्रोब्स मर जाएंगे, क्योंकि ये वो टेम्परेचर है 4 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक का टेम्परेचर, इसमें सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, इसलिए ये डेंजर जोन होता है। इसीलिए अपने फूड को आप कभी 4 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक के बीच के टेम्परेचर पे नहीं रखो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा या तो 4 से नीचे रखो, फ्रीज कर दो, रेफ्रिजरेट कर दो, या तो स्टेरलाइज करो, ब्लैंच करो, पास्चराइज करो 60 डिग्री के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे जो बिलो 4 डिग्री टेम्परेचर होता है, इसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है, और अबव 60 डिग्री जो होते हैं इससे बैक्टीरिया जो ऑलमोस्ट मार ही जाते हैं। और जो डेंजर जोन होता है इसमें जो होते हैं, इसमें डबल होते हैं हर 20 मिनट में बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ होती रहती है। तो इसलिए फूड को इस डेंजर जोन में नहीं रखना चाहिए। अब याद रखने वाली बात जो है वो ये है कि वो पूछ सकते हैं डेंजर जोन किस टेम्परेचर रेंज को कहते हैं, तो याद रखना इस 4 डिग्री टू 60 डिग्री। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो इट्स 40 फ़ारेनहाइट टू 140 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट इज स्मोक पॉइंट और बर्निंग पॉइंट। स्मोक पॉइंट या बर्निंग पॉइंट ऑयल्स का होता है या फैट्स का होता है। ये वो वाला टेम्परेचर होता है जिस पे स्मोक बनने लगता है, जिस पे जो ऑयल है उससे धुआं उठने लगता है या उससे वो ब्रेक डाउन होने लगता है अंदर से, तो उससे हार्मफुल कंपाउंड्स बन सकते हैं जिससे अनप्लेजेंट फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि स्मोक पॉइंट ये नहीं है कि लाइक फॉर एग्जांपल जब आप पकाते हो ना खाना, तो जब ऑयल हम डालते हैं ना, फिर हम देखते हैं ऑयल गर्म होने के लिए जब होता है तो जैसे ही उसमें से थोड़ा सा वो धुआं सा उठने लगता है, हम कहते हैं वो नहीं है स्मोक पॉइंट, बिकॉज वो उतना नहीं होता है। स्मोक पॉइंट यूजुअली वेजिटेबल ऑयल का 200 से लेकर 230 डिग्री तक होता है। ठीक है,
जब स्मोक उठने लगेगा, वो भी शायद होता होगा, आई एम नॉट श्योर, बट शायद वही होता है, जब धुआं उठने लगेगा सिंपली तेल से, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं दैट इज स्मोक पॉइंट। ज़्यादा टाइम तक अगर हम वेजिटेबल ऑयल को वैसे ही रखेंगे ना उसी टेम्परेचर पे, तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मे बी उसके अंदर हार्मफुल कंपाउंड्स बनने लगते हैं। इसीलिए जो पकोड़े तलने वाले होते हैं ना, वो दे यूज दैट ऑयल, उसने लाइक स्मोक पॉइंट या जिसको बर्निंग पॉइंट कहते हैं वो हीट किया होता है बहुत बार, या ज़्यादा गर्म अगर हुआ होता है तो उससे वो हार्मफुल बन सकता है। बटर का जो होता है स्मोक पॉइंट वो 150 डिग्री सेल्सियस होता है या 300 फ़ारेनहाइट, और वेजिटेबल ऑयल का होता है वो 205 से लेकर 230 डिग्री सेल्सियस का होता है, जो कि फ़ारेनहाइट में 400 to 450 आता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट की टर्म है दैट इज़ RDA, दैट इज़ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है ये बेसिकली हमें रिकमेंडेड अमाउंट बताता है ऑफ द डाइट, यानी डाइट के अंदर प्रोटीन या बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो कितने आपको खाने चाहिए, वो RDA बताता है। तो RDA गाइडलाइन है जो हमें बताती है हमें कितने डाइट में हमारे कितने डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होने चाहिए, किस क्वांटिटी में होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखोगे, मैंने आपको बोला कि प्रोटीन जो है ये एज के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल अडल्ट्स को बताया गया है कि वो 46 ग्राम्स पर डे विमेन और 56 ग्राम पर डे मेन कंज्यूम करने चाहिए। विटामिन सी हम 90 मिलीग्राम पर डे मेन कंज्यूम करने चाहिए और 75 मिलीग्राम वुमेन कंज्यूम करने चाहिए। विटामिन डी के लिए भी बताया गया है, फॉलेट्स के लिए भी बताया गया है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का आप याद रखना, और आगे शायद मैंने कार्ब्स का भी बताया, वो भी आप याद रख सकते हो। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम अगर याद नहीं रखोगे मुझे नहीं लगता पूछेंगे, लेकिन प्रोटीन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ फूड लॉज जो आपको पता होने चाहिए या कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह जो आपको पता होने चाहिए। इंडिया में जो एजेंसी है जो फूड आइटम्स को रेगुलेट करती है दैट इज़ फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, जो हम आगे देखेंगे ऑफ इंडिया, और FDA है USA के अंदर। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ आप याद रखोगे वो है नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग याद रखना, ये 2012 अप्रैल में लॉन्च की गया था। ये स्कीम जो है इसको 2012 में लॉन्च किया, बस इतना याद रखो। नेक्स्ट इज द PM किसान संपदा योजना, ये 2017 में लॉन्च की गई थी। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ फसाई, दैट्स फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये प्रीमियर अथॉरिटी है फूड सेफ्टी के रिलेटेड इंडिया के अंदर। इसको 2006 में बनाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। इसके कुछ की फंक्शंस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, फसाई के कुछ की फंक्शनलिटीज़ क्या हैं। पहला है लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स, यानी स्टैंडर्ड्स क्या है मैन्युफैक्चरिंग में, फूड प्रोसेसिंग में, फूड स्टोरेज में, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, किस तरह से होना चाहिए सारी चीज़ें, ये सारे स्टैंडर्ड सेट करता है फसाई। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, लाइक अगर कोई फूड बिजनेस चलाता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट चलाता है, तो उसको फसाई की एक रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। इसीलिए अगर आप देखते होंगे फूड आइटम्स में लिखा होता है, अगर आप देखोगे दान की बोरी होगी, चावल की बोरी होगी, या जो भी होगा आप पैकेट फूड लाते हो तो उसमें फसाई रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होता है। मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, ये देखना होता है, फसाई देखता रहता है कि क्या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। प्रमोशन ऑफ सेफ्टी अवेयरेंस, फूड सेफ्टी अवेयरेंस ये भी है। रिसर्च डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट्स वगैरह, ये सब भी फसाई देखता है। इसके बाद ऑपरेशन ग्रीन्स है। ऑपरेशन ग्रीन्स जो है ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दैट वाज एम्ड एट स्टेबलाइजिंग द सप्लाई ऑफ सर्टेन पेरिशेबल क्रॉप्स, यानी जो पेरिशेबल क्रॉप्स है उनकी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए ये ऑपरेशन ग्रीन्स लॉन्च किया गया था। पेरिशेबल आइटम्स में इसमें जो आइटम्स थे दैट वाज टॉप, यानी टोमेटो, अनियन और पोटैटो वेजिटेबल्स, इनकी सप्लाई को स्टेबलाइज करने के लिए ये ऑपरेशन ग्रीन 2018-19 में अनाउंस किया गया था। ये याद रखना 2018-19 में ऑपरेशन ग्रीन, टॉप यानी टोमेटो, पोटैटो और अनियन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कल को कि विच आर द फॉलोइंग वेजिटेबल इज नॉट कवर्ड अंडर द ऑपरेशन ग्रीन्स। यू शुड नो कि टोमेटो, अनियन और पोटैटो है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल चौथा कोई और एक कुछ दे देंगे से गार्लिक, तो इसमें गार्लिक नहीं है। नेक्स्ट इज द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस का जो फूड के रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1945 में लॉन्च किया, फाउंड किया गया था, एंड इसका हेडक्वार्टर रोम में है जो कि इटली में है, ठीक है। इसके बाद है फूड सेफ्टी, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23। ये जो है ये रिलीज करता है इसको फसाई, एंड इसमें जो इन्होंने 2023 में एक नया पैरामीटर लॉन्च किया था जिसका नाम था इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक। इसमें आपको रैंक याद रखनी है। इस स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में यूटीज में जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट आया था, स्मॉल स्टेट्स में गोवा फर्स्ट आया था और लार्ज स्टेट्स में केरला फर्स्ट आया था। ये याद होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ सकता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट आपको याद रखने वाली चीज़ है दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2011। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2011 में पास हुआ था, ये याद रखना। इसमें जो है आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट इज द रजिस्ट्रेशन लाइसेंस एंड लाइसेंसिंग ऑफ फूड वेंडर्स, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ कॉर्पोरेट कैंटीन एंड कैफेटेरिया एंड अडॉप्शन ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। बस अगर ये सारी चीज़ें नीचे वाली याद नहीं रखे, बस इतना याद रखना कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2011 में पास हुआ था। नेक्स्ट इज द फूड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ और एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू द फूड, उसको हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। यानी अगर हम फूड में डेलिबरेटली कुछ ऐड करेंगे, कुछ वाइटामिन या मिनरल्स ऐड करेंगे ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़े, उसको हम फूड फोर्टिफिकेशन कहेंगे। इसकी जो एग्जाम्पल है वो आपने देखी होगी कि लाइक 2022 से आई गेस 2021 से जो चावल आते हैं, चावल में फिर कुछ लोगों ने ऐसे वीडियोस भी बनाई थी कि प्लास्टिक चावल आने लगे हैं, क्योंकि जब आप उनको लाइक देखते थे तो चावल के अंदर कुछ ऐसे भी छोटे छोटे चावल के दाने दिखने वाले जैसी चीज़ें थी जो कि चावल नहीं थे, दे वर समथिंग एल्स। तो वो यही फोर्टिफाइड राइस था। 2021 से शायद गवर्नमेंट ने जो आपको मिलता है ना फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको मिलता है लाइक चावल जो गवर्नमेंट से मिलता है आपको घर पे, उसके अंदर उन्होंने ये फोर्टिफाइड राइस ऐड किया था जिसको FRK कहते थे, फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स। उसमें क्या होता था कि आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 इन तीनों से राइस जैसे बनने वाला एक चीज़ बनाया गया था, राइस के ग्रेन के जैसी चीज़ बनाया गया था जिसको मिलाया गया था राइस के साथ और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। आज भी आपको ये फोर्टिफाइड राइस मिलता है। इसका मकसद है जो, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, इंडिया में अक्सर लोगों को आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी है, तो इसको हिडन हंगर कहते हैं। इस हिडन हंगर जो है, हिडन हंगर कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को। इस हिडन हंगर के इशू को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था फूड फोर्टिफिकेशन, जिसमें आपको वो चीज़ें मिलती थी। और इसमें जो होता था, इसमें 1:100 रेशियो में ये मिक्स किया जाता था, यानी 100 kg राइस में 1 kg ये फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स ऐड किए जाते थे। आज भी आपको मे बी ये राइस में कभी दिखते होंगे, ये खाने में आपको कभी नहीं लगेंगे डिफरेंस, बट एक चीज़ है कि यू वुड सी के ये अगर आप देखोगे ना जब धोते हैं चावल तो तब में भी ये कभी ऊपर आ जाते हैं, ऐसा कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक है दैट इज HACCP। इसकी फुल फॉर्म याद रखना आप, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, बस इतना याद रखना। ये एक अप्रोच है, एक प्रोसीजर है, फूड सेफ्टी अप्रोच है, ठीक है। एक फूड सेफ्टी अप्रोच या प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है फूड प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, ये आपको याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म बस याद रखना, HACCP ये फुल फॉर्म है, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये याद रखना, ये क्या है, ये एक फूड सेफ्टी प्रोसीजर है जो फूड प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है। नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ये याद रखना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1954 में जो है इंट्रोड्यूस किया था, बस इतना याद रखना। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में आया था। इसके की प्रोविजंस क्या थे, फर्स्ट इज इसमें डिफाइन किया गया था कि एडल्ट्रेशन क्या होती है, फूड एडल्ट्रेशन। तो इसमें बताया गया था कि एनी सब्सटेंस विच इज एडेड टू द फूड मेकिंग इट इन्फीरियर इन क्वालिटी, अनसेफ और मिसब्रांडेड, उसको फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं। हर वो कोई चीज़ जो ऐड की जाएगी फूड में जिससे उसकी क्वालिटी कम होगी या अनसेफ बनेगा या मिसब्रांड होगा फूड, उसको हम फूड एडल्ट्रेशन कैटेगरी में रखेंगे। इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए थे फॉर द फूड आइटम्स टू इंश्योर द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड्स, रेगुलेशंस दिए गए थे और साथ में पेनल्टीज भी इस एक्ट में दी गई थी कि अगर कोई फूड एडल्ट्रेशन करता है तो उसको क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड, जिसके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। सो